हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर क्वेस्ट में। कैसे हो आप सभी लोग? आ जाइए सभी लोग, हम लोग जैसे कि आप देखिए वीकली टेस्ट देने वाले हैं इसमें। तो 23 जून से 29 जून का करंट अफेयर्स आज की वीडियो में रिवाइज होगा। आपका रिवीजन पर्पस ये वीडियो वापस लाई जाती है, क्लास लाई जाती है। आप जानते हो आज संडे है, संडे को होता है वीकली टेस्ट। अब वीकली टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसको लेंगे। अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो कि वीकली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। आ जाइए। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले अपने आप कोशिश करनी है कि आप कर सको, उसके बाद आपको तो वहां पर आंसर मिल ही जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पहले आंसर करने का। इसके अलावा आप जैसे कि लास्ट में अपना स्कोर भी देख सकते हो कि हमने आज वीकली टेस्ट में कितना अच्छा मतलब किया, कंप्लीट किया। अब आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहां पर किया गया है बताइएगा, आपको कमेंट में आपको करके बताना है। तो आपने जैसे कि शुरू आप बता दें हम आपको, ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है शुरू किया है, कहां पर तपोवन एंड निकेतन का उद्घाटन किया है। इसमें किसने किया, कहां पर किया है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में किया है। किसने किया? देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य स्थापित किया गया था 2000 में। तो इसी में इन्होंने यहाँ पर मतलब इसको उद्घाटन कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि अपने 67वें जन्म दिवस पर किए हुए हैं। ये राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है और जनता के लिए भी ये खोल दिया गया है। ये राष्ट्रपति जी के 67वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। देहरादून में शुद्ध शून्य पब्लिक पार्क के रूप में बनने वाला ये राष्ट्रपति उद्यान आधारशिला भी रखी गई है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस देश ने अपनी पहली रीयूजेबल रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण कर लिया? रीयूजेबल रॉकेट है मतलब गया यहाँ पर कि वापस भी आया, जाके वापस आना, इसको कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट। अब ये आप जानते हो कि जैसे कि अब इन्होंने नया देश, कौन से देश की बात हो रही है, तो अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया हुआ है। तो यहाँ पर भाई अभी हम आपको बता दें, होंडा जो कंपनी है ना, वो एक होंडा कंपनी है, आपको पता ही है। और ये बन गई है अब प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट भी है और पहली उसकी प्राइवेट कंपनी भी बन गई है। उस देश की, कौन सा देश है भाई? जापान देश की बात हो रही है। ये होंडा कंपनी है वहां की, जापान की, ये भारत की नहीं है। हीरो होंडा जो आपने बहुत सुना होगा ना, हीरो कंपनी इंडिया की थी और होंडा जो जापान की थी। दोनों ने तब टाई अप किया हुआ था। अब ये दोनों फिर से अलग हो गए हैं, इसलिए अब जैसे भारत नहीं रहेगा, जापान, मतलब जैसे कि हम बता दें इसमें आंसर है जापान। होंडा कंपनी जापान की है। अब देखिए, अब सक्सेसफुली ये लैंड जो हो गया है, इसका फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट है। तो इसका पहला किया गया है 6.3 मीटर के रॉकेट की लंबाई थी। होंडा लॉन्च साइट से अगर इसे लॉन्च किया गया था, जैसा कि अब कौन कौन से देश हो गए हैं इसके अलावा अमेरिका, चीन के पहली बार किसी कंपनी द्वारा जो रीयूजेबल रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया ना, टेस्टिंग, तो वो किसकी की गई है? ये जापान के द्वारा की गई है। पहला अमेरिका है, उसके बाद जापान, वो चाइना था, तीसरा ओपन किया है जापान देश। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में किसको निप्पॉन कोई इंडिया NKI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? अब प्रबंध निदेशक है निप्पॉन कोई इंडिया NKI, इसके नाम के प्रबंध निदेशक बने हैं। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इसके ये पहले भारतीय हैं और प्रबंध निदेशक बनने वाले हैं। तो कौन है ये बताइए? ये है निप्पॉन कोई इंडिया के कौन बने हैं? जापानी कंपनी है, बिल्कुल ये जापानी कंपनी है। जैसा कि अब हम बता दें इसमें आंसर की अगर बात करें तो ये हमारा इसमें कौन सा होगा तो क्वेश्चन का? जी संपत कुमार, ये इनके मतलब जो बन गए हैं निप्पॉन कोई इंडिया के क्या बने हैं? प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अब देखिए, ये हम बता दें आपको, इसके अलावा जो निर्मिताम MD जो है ना, कटसुया फुकासाकू, इनको नया अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वर्तमान MD थी उनको प्रमोट करके अध्यक्ष बना दिया गया और जी संपत कुमार को MD बना दिया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, प्रबंध निदेशक। इस पद पर आने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। निप्पॉन कोई इंडिया की स्थापना हुई थी कब? 2008 में हुई थी।
नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पत्रकार ने द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता? अब साउथ एशिया इसको किस पत्रकार ने, किस मैगजीन ने जीत लिया है? इसको जीत लिया है द हिंदू ने। किसने? द हिंदू ने जीत लिया है। आप देखो, जैसे द हिंदू का जो होगा ये नेम द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड इन साउथ अफ्रीका साउथ एशिया 2025। 4 गोल्ड ट्रॉफियां जीती हुई हैं द हिंदू ने। ये 4 कैटेगरीज हैं, इसमें इन्होंने जीता हुआ है। किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स के द्वारा दिया जाता है। सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो टोटल 10 पुरस्कार अकेले द हिंदू ने जीते हुए हैं। द हिंदू के बारे में मैंने आपको बताया था कि द हिंदू जो है इंटरनेट पर अपलोड होने वाला पहला अखबार है। इंटरनेट पर अपलोड होने वाला है, ये पहला अखबार की बात हो रही। तो यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, पहला अखबार कौन सा है कि जो इंटरनेट पर अपलोड हुआ था। तो आपको क्या बताना है? द हिंदू जो अपलोड हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मेडिकल कॉलेज ने 33 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भागीदारी के साथ एशिया एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया? इसका आंसर है, आपको बताना है क्या है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से रिलेटेड है। जैसा कि अब सबसे पहले योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि पूछा क्या जाएगा कि आपसे कुछ लिया जाएगा कि चलो बताओ इस बार की थीम क्या है, योग दिवस की इस बार की थीम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। ये हमारा क्या है? ये इसकी इस बार की थीम है। योगा फॉर की बात हो रही है, ये वन अर्थ वन हेल्थ इस बार की थीम है। अब थीम तो हो गई, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? वन अर्थ वन हेल्थ हो गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर मेडिकल कॉलेज किसने जीता हुआ है? 3000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की इसमें भागीदारी के साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। तो AIMS मोहाली, मतलब एम्स मोहाली भी इसे कह सकते हो, जैसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया अपना नाम। तो किसने किया है? एम्स मोहाली ने। इसे एम्स मतलब पढ़ना नहीं है, AIMS पढ़ना है, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस। अब ये AIMS मोहाली जो है ना, ये मतलब इसका होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यह AIMS मोहाली है। हाँ बिल्कुल, ये आपको मतलब यहाँ पर बोलना क्या है? AIMS बोलना है। इसलिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया अपने सबसे ज्यादा कर्मचारियों को एक साथ योगा करने का। पिछली साल PGI चंडीगढ़ ने यही रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की घोषणा की? तो हैमर मिडनाइट की घोषणा करी है, ऑपरेशन है ये। अब तक का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का अगर आंसर हम बताएं आपको तो किसने शुरू किया है? ये ऑपरेशन इस दौरान जो हुए हैं ना, इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा था, तब तो इजराइल ने क्या किया था? सबसे पहले जो कि ऑपरेशन इसका क्या था? राइजिंग लॉयन से। क्या ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से इसने शुरू किया है, इजराइल की बात हो रही है ये। फिर उसके बाद इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया। ईरान ने कौन सा लॉन्च कर दिया ऑपरेशन? तो इन्होंने ऑपरेशन अपना लॉन्च कर दिया 2 Promise 3, मतलब ऑपरेशन 2 Promise 3 ये इनके ऑपरेशन का नाम है। किसका? ईरान का। और इजराइल का जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन था। अब इन दोनों के बीच में युद्ध भी चल रहा था। किसके बीच में? इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, जैसा आपको पता ही है। ऑपरेशन जो 2 Promise 3 है, ये तो ईरान ने शुरू किया। अब इन दोनों के बीच युद्ध के लेकर इसके बाद अब ये दोनों ने खूब चलने लगे, मतलब लड़ाई। फिर भारत ने क्या किया? अपने भारतीयों को निकालने का प्रयास किया। इसके लिए भारत ने भी ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु। इसके तहत भारतीयों को इजराइल और ईरान से निकाला गया। फिर इन सबको देखते हुए अमेरिका कूद पड़ा बीच में। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बमबारी कर दी। इसके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बमबारी कर दी है। तो ऑपरेशन, अच्छा यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा है कि किसने घोषणा की है, तो अमेरिका ने घोषणा की है कि अमेरिका ने क्या किया? ईरान की जो 3 साइट पर बमबारी कर दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला करके। तो यहाँ पर ये जो अमेरिका हो जाएगा ना सही आंसर आपका। तो अमेरिका हो गया। समझ में आया आपको? ये चारों आपको ध्यान रखना है। ये जो अमेरिका ने यहीं पर बंकर बस्टर
बम की बात करें, गिराए थे V2 बम्पर। इसका V2 स्टील्थ बम्पर है। जैसा कि उस विमान से इसने GBU-57 बम गिराए थे। विमान का नाम आपको याद रखना है, कौन सा है? V2 स्टील बम्पर। और जो बम का नाम है वो गिराया था कौन सा, जो जाकर 200-250 फीट की गहराई में जाकर विस्फोट होता है, उसका नाम है GBU-57। तो दोनों बम का ही, दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। GBU-57 बम गिराया था। चलिए, बाकी सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। जैसा 3 न्यूक्लियर साइट जिन पर अटैक हुआ था, उसमें फार्दो, नताज और इस्फहान, ये 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट भी थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने कहां पर 7,283 करोड़ का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे या 7,283 करोड़ की लागत वाला था, तो इसका भी उद्घाटन किया है। बताइए, सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं अब तक। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम भी, ये भी एक एयरपोर्ट है जैसे कि हम बात करें। अब लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, इसका इंटरनेशनल, इसकी बात करें, ये एयरपोर्ट है लखनऊ में। अब कहाँ के हो रहे हैं ये, जैसे आपको पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है ना आपको कि ये सब उत्तर प्रदेश में ही है, नोएडा में है, अयोध्या है, लखनऊ है। उसके बाद अब ये, इसके अलावा अगर बाबतपुर वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। बिल्कुल, अगर आंसर आपको बताएं ये हम, तो कौन सा हो जाएगा? आजमगढ़। इसका आंसर क्या होगा? आजमगढ़। जून 2025 में जैसा कि आपको यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से उत्तर प्रदेश के जो 1-2 और एक्सप्रेसवे का नाम ले अगर हम बताएं आपको, तो एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, और एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। यहाँ पर पूर्वांचल किसने किया? पीएम मोदी ने किया था। और एक गंगा भी जैसा हुआ है एक्सप्रेसवे जो था, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में किया था। कहाँ पर किया था? शाहजहांपुर में किया गया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने जैसा किया सुल्तानपुर में किया था। अब अलग अलग है, जैसे पूर्वांचल है, गंगा है, ये दोनों जगह पर जहां जहां उद्घाटन किया गया है वहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है फॉर इमरजेंसी फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। अब यह जो है ये 7,283 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना है। अब ये आपका आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जैसे जिलों को कनेक्ट करेगा। 91.35 किलोमीटर की इसकी टोटल दूरी है, लंबाई है ये यहाँ की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? अब सम्मानित किया गया है भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ही यहाँ पर पुरस्कार दे दिया गया है केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय के द्वारा, वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा फॉर द बेस्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया। बैंक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ पेमेंट के लिए इनको अप्रूवल दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, और बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं होती है, लिमिट्स जो होती है ना तो इसमें नहीं होती, लेकिन ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए पर्याप्त होता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो 1 सितंबर 2018 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी और सीईओ आर विश्वेश्वरन है। कौन है? आर विश्वेश्वरन। अब आपका बैंक आपके द्वारा, जैसे इसका मोटो भी है यहाँ पर, हाल ही में जारी विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2 इसको किसने लॉन्च किया? यहाँ पर बताते हैं हम आपको, विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2 ये किसके भाषणों को संकलित किया गया है? पुस्तक है ये। तो देखिए, जब भी राष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, तो बहुत जगह पर स्पीचेस देते हैं, तो उनकी स्पीच को कंपाइल करके एक पुस्तक तैयार की जाती है, और यहाँ पर ये पुस्तक तैयार की गई है। यह द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों पर आधारित है, राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित होती है, और ये नाम इसका जैसा कि विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम यहाँ पर 2 इसकी पुस्तक का नाम है। ऑलरेडी ये आ चुका है विंग्स टू आर होप। अब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और लिखी उनके ऊपर गई है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां पर प्राक्कलन समितियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया है। यह समिति प्राक्कलन समितियों की राष्ट्रीय सम्मेलन यह कहां आयोजित की गई है, तो मुंबई में आयोजित की गई। फटाफट आपको यहाँ पे बता दें हम आपको कि ये जो है राष्ट्रीय सम्मेलन प्राक्कलन समितियों का, इसमें जो केंद्रीय प्राक्कलन समिति है संसद वाली, वो और जो राज्यों की प्राक्कलन समितियां होती हैं उनके सबके जो सदस्य और अध्यक्ष इसमें इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद इनकी मीटिंग हुई मुंबई में। 75वीं वर्षगांठ इस बार स्मारिका को भी विमोचन किया गया है। अब केंद्रीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल, बीजेपी पार्टी से है। मैंने आपको 3 वित्तीय समितियां जैसा बताई थी कि आपको रिवाइज करा दे एक बार फिर से। 3 जो फाइनेंशियल कमेटी होती हैं संसद में कौन कौन सी होती हैं? एक होती है प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति, एक होती है लोक लेखा समिति और एक होती है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, तो इसमें मैंने आपको बताया प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं। तो और लोकसभा से जो समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें आपके 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों में भी सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं आपके टोटल, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये बात याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसका। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडारण संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा संपत्ति का स्थान किसका है? तो दुनिया भर में अगर जब लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं फॉरेक्स रिजर्व में अपने, तो सबसे ज्यादा जो क्या रखते हैं, दूसरे स्थान पर क्या रखते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा लोग यूएस डॉलर रखते हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रैक करना होता है ना, तो वो यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है। जैसा कि उसी के रूप में लोग को करना क्या रहता है, इसीलिए सबसे ज्यादा तो हम लोग रखते हैं, सभी देश जो होते हैं वो रखते क्या है, फर्स्ट पर यूएस डॉलर को। लेकिन अगर दूसरे स्थान पर लोग इकट्ठा करना शुरू किए हैं तो सोना को। अब पहले लोग यूरो को रखते थे, लेकिन अब जब यूरो का जो सोना ने पीछे कर दिया, यूरो पहुंच गया है 3rd नंबर पर और 2nd पर पहुंच गया है गोल्ड। तो फर्स्ट जैसा कि फर्स्ट चॉइस जो के बाद क्या 2nd चॉइस जो गोल्ड हो गया है। आप ये रिपोर्ट देखोगे, जैसा कि रिपोर्ट में दिया होता है, यहाँ पर आर्टिकल में दिए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का जो गोल्ड टॉप्स यूरो एज 2nd लार्जेस्ट रिजर्व एसेट। तो ये 3 टॉप 3 जिसमें सबसे ज्यादा 46% का प्रभुत्व है। फॉरेक्स रिजर्व में दुनिया भर के जो देशों में यूएस डॉलर का सोना पहुंच गया है 20% पर। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो लक्ष्य रैंकिंग में भारत जैसा कि 99वें स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, जैसा कि ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होता है ना, अब इसमें क्या होता है कि 17 SDG जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किए गए हैं। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 17 पैमानों पर ये जारी किया जाता है। चलिए, तो पहले जैसे कि पहले पर हम बताएं तो फिनलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क है और भारत जैसा कि हमारा 99वें स्थान पर है। कौन सा? भारत जो है। अब भारत जो है पहली बार टॉप 100 में आया है, इसलिए इस बार भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय एशियाई गेंदबाज कौन बने? तो सेना देश मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इन्हें सेना देश कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में। तो इन देशों में क्योंकि फास्ट पिचेस होती है, इन देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई भारतीय तो पहले बने ही हैं, पहले एशियाई भी बन गए हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह ने 150 प्लस विकेट के लिए हैं और इन सबको पीछे कर दिया है। किसको? कपिल देव, अनिल कुंबले, जहीर खान, इन सबको इन्होंने पीछे कर दिया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 27 मेडल जीते। ये कहाँ आयोजित हुआ था? एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था बताइए आप लोग?
तो ये हुआ था हमारा थाईलैंड में। थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है इस बार। अब ये आयोजित किया है थाईलैंड में। तो खिलाड़ियों ने भारतीय बैडमिंटन में जैसा कि टोटल 27 पदक जीते हुए हैं। आयोजित थाईलैंड में है। अब थाईलैंड में हुआ तो एशियाई पैरा बैडमिंटन जो है ये पैरा एथलीट के लिए था, बैडमिंटन का चैंपियनशिप था। 27 मेडल जीते भारत में आए हैं इस बार। 27 में गोल्ड थे कितने, 10, सिल्वर 10, और हम बताएं आपको 4 गोल्ड थे, 10 जैसे सिल्वर और 13 कांस्य पदक थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 4 गोल्ड मेडल में अकेले 3 गोल्ड मेडल तो भाई नितेश कुमार ने ही जीत लिए। अकेले 3 गोल्ड जीते हैं, सोचो ये ना होते तो क्या होता है। खैर भारत इसमें रहा। थाईलैंड में आयोजन हुआ था 17 से 22 जून को। और ये कितने बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से हाल ही में संन्यास लिया। तो ललित उपाध्याय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी टीम के। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। अब ये जब टीम में खेल रहे थे तो इन्होंने अपने टीम के साथ, मतलब इनकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते। कौन कौन से मेडल जीते? ब्रॉन्ज मेडल दोनों बार था, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें, और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें, दोनों में मेडल आया है। आपने कौन कौन आया था? जैसा कि दोनों बार आपको याद होगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत ने। तो दोनों ही टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है था, टोक्यो और पेरिस में भी। अब टोक्यो और पेरिस में ये जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल जो है किसने? तो ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा कर दी है। बाकी डिटेल्स जैसे कि हम आप देख सकते हो कि हम बताएं आपको इसमें। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्वाले डोप की महिला में एक नए प्रकार के रक्त समूह की खोज की? कहाँ की? कहाँ के देश ने साइंटिस्ट ने ग्वाल डोप में एक महिला में एक अलग ही टाइप का ब्लड ग्रुप पाया है, खोज निकाला है। तो आप बताओगे कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस में एक ग्वाल डोप में एक महिला रहती है जी, उसमें एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप पाया गया है। जैसे एक समय में आपने सुना होगा बॉम्बे में इंडिया में खोजा गया था जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया था। वह मतलब करोड़ों में एक आपके पास होता है, करोड़ों या अरबों लोगों में आप कहो आपके पास होता है, तो ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए बॉम्बे के नाम से ही रख दिया गया था। ऐसे यहाँ पर ग्वाले डोप में खोजा गया है, ग्वाले डोप के नाम से ही रख दिया गया है। तो ये क्या नाम रखा है? ग्वाडा नेटिव कहा जा रहा है। ग्वाडा नेटिव कहा जा रहा है, जिस जगह के नाम पर खोजा गया है उसी जगह का नाम दे दिया गया। तो इसे EMM नेगेटिव या ग्वाडा नेगेटिव कहा जा रहा है। और ये खोजा गया है फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा। नए रक्त समूह है। रक्त समूह आप जानते हो ब्लड ग्रुप AB, B और O ये होते हैं। अडानी ग्रुप ने कहां पर भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? ये ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से नहीं जुड़ा रहेगा। ये हाइड्रोजन प्लांट होगा, मतलब हाइड्रोजन को जनरेट करेगा। हाइड्रोजन जनरेट क्यों चाहिए? तो हम लोग को इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल, तो भविष्य का ईंधन कहते हैं इसे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है। तो ये यहाँ पर खोला जा रहा है। तो कच्छ गुजरात में, जैसा कि हम बताते हैं, यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा और उसी से फिर ये हाइड्रोजन जनरेट करेगा इलेक्ट्रोहाइड्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए। ये 2025 में इफ्को ने कहां पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक की बात हो रही है, संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आप इसको, जैसे इफ्को ने ही दुनिया का पहला जो नैनो यूरिया बनाया था, दुनिया का पहला नैनो यूरिया इसी ने बनाया था, जैसा कि इफ्को ने। तो अब जैसा कि दुनिया का पहला बन चुका है नैनो यूरिया है कि यहाँ पर जून 2025 की बात हो रही है, नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? ब्राजील की बात करें तो हम इसमें इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जैसा कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है। अभी कह रहे थे हम लोग कि ये जो कर दिए ना, भारत में नैनो यूरिया बना दिए थे प्लांट। अब इन्होंने कहा कि पहला विदेशी अपना प्लांट स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर, किस देश में स्थापित कर रहे हैं?
तो ब्राजील में स्थापित कर रहे हैं। ब्राजील में भारत के बाहर इनका पहला ऐसा ओवरसीज नैनो यूरिया प्लांट स्थापित होने जा रहा है। 4.5 मिलियन लीटर का उत्पादन ये करेगी वहां पर। तो अब बाकी चीज आप जानते हो ब्राजील के बारे में, जैसा कि इफ्को और नैनोफर्ट के साथ में मिल करके ये काम करेंगे। कौन कर रहा है? ब्राजील देश करेगा। हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP की स्थापना को मंजूरी दी? तो मंजूरी मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया का एक सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बेसिकली तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अभी केंद्रीय कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो सेंट्रल अप्रूव साउथ एशिया यूनिट ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट आगरा। तो जो साउथ एशिया यूनिट है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा। उसका हेडक्वार्टर जैसा केंद्र यहाँ पर होगा। अब इसकी जो स्थापना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। किस राज्य की जानवी डांगेटी ने टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए चुनी गई? पहली भारतीय IASP पूर्व छात्रा के रूप में इतिहास रचा है। तो जानवी डांगे ये बात करें तो ये डांगे जो टीम ये है 2029 के नासा के मिशन के लिए चुनी गई है, जो कि टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के मिशन होने वाला है। और इस मिशन के लिए चुनी जाने वाली ये भारतीय मूल की पहली बन गई है IASP, जैसे कि पूर्व छात्रा कहाँ की रहने वाली हैं? भारत की हैं। और ये आंध्र प्रदेश की, भारत के आंध्र प्रदेश की हैं। अभी आंध्र प्रदेश के ही एक शुभांशु शुक्ला गए हुए हैं स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो आंध्र प्रदेश की जैसे जानवी डांगेटी सेलेक्ट की गई हैं, ये नासा का होगा यह मिशन और ये क्षुद्र ग्रह की खोज में योगदान देगा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 को शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचने वाले भारतीय बने हैं पहले। ये किस मिशन के जरिए वहां पहुंचे हैं? तो मिशन की बात हो रही है, किस मिशन के? भारतीय पहले बन चुके हैं, ये पहुंचे हैं वहां पर EXIM 4 मिशन के तहत। आपको हम बता दें शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और ये गए हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं और लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले ये पहले हैं, क्योंकि मेजर राकेश शर्मा जब गए थे ना 1984 में रशिया के रोसकॉस्मोस जो उसकी स्पेस एजेंसी है उसके सोयूज रॉकेट से वो गए थे। लेकिन तब वो टाइम था जब 1984 और तब जो ISS लॉन्च ही नहीं हुआ था। मतलब ISS तो 1998 में लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो 1998 के बाद से फिर इंटरनेशनल स्टेशन पर पहुंचने वाले भारत के जैसे कि पहले गए हैं कौन? ये अंतरिक्ष में जाने वाले। तो दूसरे ये भारतीय हैं लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले हैं। EXIM 4 मिशन के तहत ये गए हुए हैं। EXIM 4 मिशन के बारे में जैसा मैंने आपको बताऊं कि ये फाल्कन 9 रॉकेट से गए हैं, उसके ड्रैगन नाम के अंतरिक्ष यान से गए हैं। रॉकेट का नाम फाल्कन 9, जिस अंतरिक्ष यान में बैठे थे उसका नाम था ड्रैगन, और कंपनी जिसका ये मिशन है उसका नाम है EXIM स्पेस, और मिशन का नाम क्या है? EXIM 4। ये आपको याद रखना है। 25 जून को निकले थे, 26 जून को पहुंचे हैं और 4 लोगों के साथ गए थे। टोटल 4 लोग गए थे। सुधांशु शुक्ला भारत से और स्लेवॉस जैसे ओजेस्की पोलैंड से, पेगी बैटसन USA से और टिबोर कांपू हंगरी से। सारा डाटा यहाँ पर आपको बता दें क्लियर है कि मतलब ये 4 लोग टोटल गए थे अलग अलग देशों से। ये आपको जो कि आगे वाले आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई। किस राज्य में? भारत के किस राज्य में हाल ही में जो उस राज्य का पहला हो गया है 14 दिनों में मतलब बात करें तो ये बताइए कि किस राज्य में उसका पहला जो अभी स्थापित किया जाने की घोषणा हुई है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जितने जैसे हम बता दें आपको यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापित किया जा रहा है पहला है, तो जो बिहार में मतलब बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। भारत में किन किन राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो टोटल 6 राज्यों में अभी है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। यूपी में कहाँ पर है? नरोरा बुलंदशहर। तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में इसकी बात भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत की जाएगी।
अब यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी की मिशन की बात हो रही है, शुरुआत की जाएगी, ये हमारा है तो 20,000 करोड़ की, मतलब यहाँ पर 20,000 करोड़ का लागत की बात हो रही है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसी के तहत यहाँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब के बीच में ये बैठक थी और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गृह मंत्री अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह एक ऐसा एकमात्र निकाय है जिसके सदस्यों के बीच कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। बॉर्डर को लेकर या बाकी आप बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्रीय परिषद हैं जिसमें देखोगे अपने राज्यों को लेकर के डिस्प्यूट होते हैं और इसीलिए ये बैठक आयोजित की जाती है जिससे इसमें इनमें सामंजस्य बना रखा जाए। खास करके जो बॉर्डर एरिया के तहत होते हैं ना राज्य, उनके बीच में होता है। ये है हमारा जून 2025 में किस देश में ने 64 सालों के बाद में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने, जैसा कि 64 सालों के बाद वर्षों के इतिहास में अपना पहला फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है। तो इनको ली को नियुक्त किया गया, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि हम आपको बता दें किसको नियुक्त किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर है जैसा कि ली, ये इनका नाम है। अब एक्सपोर्ट कर दे, जैसे हम आपको यहाँ पर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है ना, ये 38 डिग्री चैनल से मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। अब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की दोनों की राजधानी बता दे तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और वहां के राष्ट्र अध्यक्ष कौन है भाई? तो किम जोंग उन। साउथ कोरिया की राजधानी होती सियोल होती है और कोरियन पीपल पर जो दोनों की मुद्रा होती है ना, साउथ कोरिया की ये है इसकी ये। तो ये ली में थे, ये थोड़ा जैसे कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री बने हैं आन क्यूबेक। और जैसे कि वहां पर हम बताया वहां के जो राष्ट्रपति ली जेमयांग ने इनकी नियुक्ति की हुई है। नए यहाँ के राष्ट्रपति हैं किम जोंग हुन। ये पहले थे, इन पर विद्रोह का मुकदमा लगा था और उसके बाद से ये हटे हैं। जैसा कि जून 2025 में किस रेलवे जोन ने रथ यात्रा 2025 के लिए ई कोर यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। ई कोर मोबाइल था, ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है। इस ई कोर जो मतलब है ना इसका, ईस्ट कोस्टल रेलवे, देखो आप इसको लिखोगे ना जैसे कि ईस्ट कोस्टल रेलवे, तो ईस्ट कोस्टल रेलवे, तो इसके द्वारा आप बनाओगे ई कोर यात्रा या लॉन्च की गई है ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो आपको भी जैसे कि आपको दिखेगा कि जैसे कि आप यहाँ पे बताएं हम, ये इसके तहत यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, बताया जाएगा कि मतलब गाइडेंस दी जाएगी कि कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर क्या करना है। ये सब आपको जून 2025 में किसके द्वारा द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? द इमरजेंसी डायरीज, अभी आपने देखा कि 25 जून को ये इमरजेंसी, जैसा कि इसकी याद में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 25 जून को मनाया गया है, संविधान हत्या दिवस मनाया गया। जैसा कि अब ये हत्या दिवस कब लगी थी? इमरजेंसी जैसा कि हम पूछा जाए कब लगी थी, तो 25 जून 1975 को लगी थी। कब तक चली थी इमरजेंसी, ये भी पूछा जाएगा। 21 मार्च 1977 तक चली थी। तो उसकी याद में इमरजेंसी डायरीज नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस पुस्तक में पीएम मोदी जी के अनुभव, उस टाइम के अनुभव को इसमें रखा गया है कि उस टाइम पर इन पर क्या बीती थी। तो यहाँ पर पीएम मोदी के विचारात्मक विकास और आपातकाल के दौरान उनके भूमिगत संघर्ष को चित्रित किया गया है। जनवरी 2026 तक कहां पर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की जाएगी? तो जनवरी 2026 की बात हो रही है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, इसकी स्थापना आप जानते हो कहां पर की जाएगी? ये होगी अमरावती में। अमरावती में ही पहला तो ये एक प्रकार से क्वांटम कंप्यूटिंग का ये डिस्ट्रिक्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर अब हाईटेक जैसे की बात हो रही सिटी बनेगी अमरावती।
अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर इसकी घोषणा की है अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला स्थापित की जाएगी। निम्न में से किस राज्य के 5000 प्लस सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा की गई? ये एक बड़ा शॉकिंग न्यूज आया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के 5000 प्लस सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में ही 450 के करीब में स्कूलों को मर्ज करने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए यूपी के 1.32 लाख जैसे परिसर स्कूलों को, कम छात्र वाले जो बच्चे होंगे ना, संख्या वाले जो स्कूल हैं, उनको क्या है आसपास के जो भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। ये घोषणा की है बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक मोमान ने। इसकी एवज की बात के बारे तो मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल हर जिले में ये एक जैसे खोले जाएंगे। अब हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसा कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पर है, ये उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया है भाई? तो ये केरल में। कहाँ पर? केरल में किया गया। अब फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी की बात हो रही है, तो इसमें 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। अरलम तितली अभ्यारण्य, जो कि ये अभ्यारण्य जो है 55 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने निम्न में से कौन सा खिताब जीता? दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप हुई है, और तीनों युगल चैंपियनशिप में तीनों जो हैं ये होते हैं पुरुष युगल, महिला युगल और मिक्स युगल। ये सब जीत लिया है भारत ने। तीनों ही युगल स्क्वैश खिताब जो है भारत ने जीत लिया। अनाहत सिंह और जोसेना जो चिनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल का जीता। फिर अभय सिंह और विलावन सथिल कुमार ने ये पुरुष युगल का जीता। अगर मिक्स डबल में बात करें तो अनाहत सिंह और अभय सिंह ने इसको जीत लिया है। 23 से 26 जून तक मलेशिया में आयोजित हुआ था। तो ये थे साथियों आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे इस वीक से। जैसा कि अब महत्वपूर्ण दिवस जैसे हम ले लेते हैं, बहुत जैसे कि महत्वपूर्ण दिवस की एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि लास्ट मंथ का लास्ट डेट आने वाला है कल, तो अब एक बार रिवाइज करते हैं हम। जैसे कि 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, और 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को जैसा विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को आसियान डेंगू दिवस मनाते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। 18 जून को ऑस्टिस्क गौरव दिवस मनाया जाता है, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 23 जून को यहीं पर। अब 23 जून को जैसा कि हम बात करें ओलंपिक दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सभी को पता है कि क्या मनाया जाता है 23 जून को। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस जैसा कि 26 जून को मनाया जाता है। 25 जून को 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये अब जैसा कि पिछले कुछ दिनों में जो भी पुस्तकें मतलब लॉन्च की गई या विमोचन किया गया है, आप देखिए दिवस और थीम तो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा ये जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आते हैं, उसमें भी कई सारे। तो जैसा कि द इमरजेंसी डायरीज, ये अमित शाह जी के द्वारा है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, ये राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा। द स्टार्स लाइट द वे, ये सुचेता राज खन्ना जी के द्वारा लेखक है इनकी पुस्तक। मोदी राजनीति जो शास्त्र है, एंड द वर्ल्ड दैट्स हिज आइस्टर, आदिश जी अग्रवाल जी के द्वारा। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, रीता राममूर्ति गुप्ता जी के द्वारा। रामानुजन जर्नी ऑफ द अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल जी हैं। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। अब इसकी बात करें तो PS बैमन जैसे हैं, अब अरुण सिंघल हैं। अब यहीं पर अगर प्रमुख नियुक्तियों की बात करें जो पिछले कुछ दिनों में या पिछले महीनों में रही हैं, तो रिंकू सिंह जी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला नियामक बनाए गए। किस्टी कॉमेंट्री को जैसा कि IOC की पहली महिला और अफ्रीकी महिला जैसा कि अध्यक्ष बनी है।
शिव सुब्रमण्यम रमन ये पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के हैं। निपॉन कॉर्न इंडिया के कौन बन गए हैं? जी संपत कुमार MD बनाए गए हैं। अनुराधा ठाकुर जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जैसा कि यहाँ पर। अब आलियावती लौंग कुमार जो उत्तर कोरिया में भारत की जैसे पहली राजदूत नियुक्त की गई हैं। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एंड मिनिस्टर बनी है, जैसा कि यशस्वी सोलंकी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडमिरल। एंड यहीं पर ब्लेस मैट्रेवेली जो है यूके की विदेशी खुफिया एजेंसी बनी है। अब अरुण श्रीनिवास की बात करें तो ये मेटा के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। कीर्ति गणोरकर की बात करें तो ये सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अध्यक्ष बनी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में जो सूचकांक आए हुए हैं, जो भारत की रैंकिंग रही है या अदर देशों की, तो उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में जारी अगर बात करें तो एयर विजुअल डेटा के अनुसार जो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है, तो जैसा कि शीर्ष पर अगर टॉप पे बात करें तो वो हनोई है। कौन सा? हनोई इसके टॉप पर रहा है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मतलब एक तरीके से देश बोले तो वियतनाम है और हनोई इसकी राजधानी है। जो की बात करें सूचकांक की बात हो रही, इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025 की है। अब साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर है भारत, जैसा कि हमारा। और फर्स्ट पर है USA, मतलब अमेरिका है फर्स्ट नंबर पर। इसी तरह हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 80वें नंबर पर है। फर्स्ट पर है सिंगापुर और भारत देश जो कि हमारा 80 नंबर पर आया है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 25वें नंबर पर आया है। UK टॉप पर है, US सेकंड और कनाडा थर्ड नंबर पर है। यहीं पर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है, चाइना पहले पर, इंडोनेशिया दूसरा और तीसरा जैसा कि हमारा भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है भारत देश, सिबरी की रिपोर्ट के अनुसार। और US पहले पर, रसिया दूसरा, तीसरा चाइना और चौथा देश बन गया है भारत देश। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सबसे टॉप ब्रांड कौन सा बना हुआ है, तो टाटा ग्रुप यहाँ पर भारत का ओवरऑल में टाटा ग्रुप है हमारे भारत में। नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो उड़ीसा पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट जैसा कि 2025 के अनुसार यूनिवर्सिटी 9 जो विषय होते हैं ना सब्जेक्ट, उनमें जैसा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में जो भारत है वो पहले स्थान पर हो गया है। यहीं पर लॉजिस्टिक प्रोसेसर सूचकांक की बात करें 2025 में तो भारत 38वें स्थान पर है। ये भारत देश की बात हो रही है। अब UNGBC की हरित भवन प्रमाण रैंकिंग 2024 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है, ये रहा है तीसरे स्थान पर। पहला चाइना, कनाडा, उसके बाद तीसरा भारत देश है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत है 96 नंबर पर, टॉप पर है डेनमार्क देश। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 नंबर पर भारत देश आ चुका है। आइसलैंड टॉप पर है। शांति सूचकांक में बात करें तो वो भी आइसलैंड टॉप पर रहता है और भारत जो है 115वें नंबर पर बन गया है। डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की कर्नाटक जो है वो राज्य है, ये टॉप पर रहा है। यहीं पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो छठे पर भारत देश है, छठे पर जलवायु जोखिम सूचकांक में। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की रैंकिंग जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें रिलायंस है दूसरे स्थान। ये थे आपके आज के जैसे कि इंडेक्स, सूचकांक, नियुक्तियां और पुस्तकें, लेखक। ये सब आपको कहाँ पाओगे, ये PDF के रूप में आप पा सकते हो। जैसा कि PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, जैसा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको महोत्सव जैसे कि मेले, ये सब आपको रीजन लिस्ट मिल जाएगी। जैसा कि आप टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, इसको आपको टेलीग्राम जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सलोनी को सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग, और वहां पर आपको यहाँ की ये वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर चैनल पर नए आए हो तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।